नमस्कार, न्यूज नाइट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आरेंद्र। खबरों के इस प्राइम टाइम शो में हम आपके लिए लेकर आते हैं देश दुनिया की हर जरूरी और महत्वपूर्ण खबरें। आज इन बड़ी खबरों पर हमारी नजर रहेगी। उनमें आज की पहली बड़ी खबर है भाजपा की नवीन टीम का मंथन। बीजेपी अध्यक्ष ने आज अपनी नई कार्यकारिणी के साथ लंबा मंथन किया और वंदे मातरम के अपमान पर कांग्रेस के खिलाफ प्रस्ताव भी पारित किया है। क्या है पूरी खबर, इस पर करेंगे विस्तार से आज हम चर्चा भी। आज की दूसरी बड़ी खबर है कांग्रेस ने कुरेदे सिखों के जख्म। सिख विरोधी दंगों को सजायाफ्ता रहे कांग्रेस नेता सज्जन कुमार के महिमा मंडन पर सिख समुदाय ने राहुल गांधी और कांग्रेस के खिलाफ प्रदर्शन किया और माफी की मांग की है। क्या है पूरी खबर, इस पे भी होगी हमारी विस्तार से नजर। आज की तीसरी बड़ी खबर है अब जेएमएम का छात्रों पर वार। अपनी मांगों पर आंदोलन कर रहे झारखंड में छात्रों के खिलाफ अब जेएमएम ने ही मोर्चा खोल दिया है। क्या है पूरी खबर, इसको भी बताएंगे आपको विस्तार से। शुरुआत करते हैं इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। भाजपा मुख्यालय पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन की नई कार्यकारिणी के पदाधिकारियों के साथ की मुलाकात। भाजपा की नवीन टीम का मंथन। राष्ट्रगीत को लेकर कांग्रेस के फैसले के खिलाफ किया प्रस्ताव पास। पूर्ण वंदे मातरम के सम्मान और राष्ट्रीय स्वरूप की रक्षा का संकल्प। भविष्य की रणनीति और युवाओं से संवाद पर विशेष जोर। अभेद होगी देश की सीमा सुरक्षा। गृह मंत्री अमित शाह ने सिलीगुड़ी में की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक। सुरक्षा बलों, खुफिया एजेंसी और राज्य सरकार के बीच बेहतर तालमेल और सीमा सुरक्षा पर चर्चा। फिर ताजा हुए 1984 दंगा पीड़ितों के जख्म। दंगे के दोषी सज्जन कुमार को आदर्श बताने पर फूटा कांग्रेस के खिलाफ गुस्सा। राहुल गांधी के घर के बाहर प्रदर्शन, सार्वजनिक माफी की मांग। उत्तर प्रदेश में गरमाई बयानों की सियासत। सपा के पीडीए फॉर्मूले पर सीएम योगी का वार, तो अखिलेश के चवन्नी वाले बयान पर जयंत का पलटवार। जाट समाज को टारगेट करने का लगाया आरोप। विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में ट्रीजा गायत्री ने जीता कांस्य पदक। महिला युगल में 15 साल का सूखा किया समाप्त। सेमीफाइनल मुकाबले में शीर्ष वरीयता प्राप्त चीन की जोड़ी से मिली शिकस्त। खबरों पर डालते हैं विस्तार से नजर। नई दिल्ली स्थित भाजपा के मुख्यालय में पार्टी के नवनियुक्त राष्ट्रीय पदाधिकारियों की पहली आज बैठक हुई। अब से कुछ देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पार्टी मुख्यालय पहुंचे। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन और उनकी टीम के साथ मुलाकात की। कुछ दिन पहले ही राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने अपनी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की टीम की घोषणा की थी, जिसमें सभी पदों के लिए तमाम चेहरों के नामों का ऐलान किया था। आज सुबह से नितिन नवीन, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं बीजेपी के, उन्होंने नई कार्यकारिणी के सदस्यों के साथ में मंथन किया और अब से कुछ देर पहले शाम को प्रधानमंत्री भी इस नई कार्यकारिणी की टीम से मुलाकात करने के लिए बीजेपी के दिल्ली स्थित राष्ट्रीय मुख्यालय पर पहुंचे और इस टीम के साथ मुलाकात की। इस बात की संभावना है कि सरकार और संवाद और संगठन के बीच कैसे बेहतर तालमेल किया जाए, इसको लेकर भी बात हो सकती है और भविष्य की रणनीति पर भी विस्तार से चर्चा हो सकती है। भारतीय जनता पार्टी की नई दिल्ली स्थित पार्टी मुख्यालय में शनिवार को पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने नवनियुक्त राष्ट्रीय पदाधिकारियों के साथ पहली बैठक की। बैठक में आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों से लेकर बूथ स्तर पर संगठन को मजबूत करने और सरकार की योजनाओं को जनता तक पहुंचाने की रणनीति पर विस्तार से मंथन हुआ। बैठक में वंदे मातरम के सम्मान और उसकी ऐतिहासिक विरासत को लेकर भाजपा ने कांग्रेस के फैसले पर कड़ा एतराज जताया। पार्टी ने प्रस्ताव भी पारित कर साफ कर दिया है कि राष्ट्रगीत की गरिमा और विरासत से किसी भी राजनीतिक सुविधा या तुष्टीकरण के लिए समझौता स्वीकार नहीं किया जाएगा।
भारतीय जनता पार्टी की नई टीम ने शनिवार को एक साथ कई मोर्चों पर अपनी रणनीति को धार दी। पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन ने नवनियुक्त राष्ट्रीय पदाधिकारियों के साथ पहली बैठक की। बैठक में आगामी विधानसभा चुनावों की तैयारियों, बूथ स्तर पर संगठन को मजबूत करने और सरकार की योजनाओं एवं पहलों को जनता तक पहुंचाने पर मंथन हुआ। बैठक में एक प्रस्ताव पारित कर कांग्रेस के उस फैसले की कड़ी निंदा की गई जिसमें कांग्रेस के कार्यक्रमों में वंदे मातरम के सिर्फ पहले 2 पदों के गायन को सीमित रखने की बात कही गई है। पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में लिखा कि भारतीय जनता पार्टी 19 अगस्त 2026 को कांग्रेस कार्य समिति द्वारा 1937 के अपने प्रस्ताव को पुनः स्वीकार करते हुए कांग्रेस के कार्यक्रमों में वंदे मातरम के केवल प्रथम 2 पदों के गायन को सीमित करने के निर्णय की कड़ी निंदा और स्पष्ट शब्दों में विरोध करती है। भाजपा वंदे मातरम को भारत का राष्ट्रीय गीत, भारत माता के प्रति श्रद्धा की अभिव्यक्ति, स्वतंत्रता संग्राम के मंत्र और भारत की राष्ट्रीय चेतना का अमर प्रतीक मानती है। भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि वंदे मातरम को लेकर कांग्रेस पार्टी जो विभाजन के बीज बोने की कोशिश कर रही है, भारतीय जनता पार्टी उसे कभी कामयाब नहीं होने देगी। जो ब्रिटिश सरकार वंदे मातरम को रोक रही थी, आज वही कांग्रेस सरकार वंदे मातरम को रोक रही है। हमारे अध्यक्ष नितिन नवीन जी ने पुरजोर तरीके से यह कहा है, विभाजन करने की बीज बोने की कोशिश कर रही है कांग्रेस पार्टी, हम कदाचित इसे नहीं होने देंगे। भारतीय जनता पार्टी ने पूर्ण वंदे मातरम के सम्मान, गरिमा, विरासत और राष्ट्रीय स्वरूप की रक्षा का संकल्प लिया है। पार्टी इसे भारत का राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रीय चेतना का अमर प्रतीक और स्वतंत्रता संग्राम की गौरवशाली विरासत मानती है। पार्टी ने कहा कि राष्ट्रीय गीत को सांप्रदायिक दबाव, राजनीतिक तुष्टीकरण या वोट बैंक की राजनीति के अधीन करने के हर प्रयास का विरोध किया जाएगा। साथ ही कांग्रेस को याद दिलाया कि उसका कोई भी प्रस्ताव संवैधानिक संस्थाओं और संसद द्वारा बनाए गए कानून से ऊपर नहीं हो सकता। जो बाधित करता है वंदे मातरम को आगे बढ़ने से, वंदे मातरम को गाने से, वह दंडित होगा। खबरदार, वंदे मातरम के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होगी। जैसे गांधी जी ने कहा, यह देश का गान है, यह मंत्र राष्ट्र का है। प्रस्ताव में आगे कहा गया कि भाजपा वंदे मातरम से जुड़े ऐतिहासिक और राजनीतिक संदर्भ को जनता के सामने रखेगी, जिसमें इसके गायन को सीमित किए जाने की परिस्थितियां और तत्कालीन आपत्तियां शामिल हैं। पार्टी महात्मा गांधी के उस कथन को भी जन जन तक पहुंचाएगी, जिसमें उन्होंने वंदे मातरम को साम्राज्यवाद विरोधी नारा और शुद्धतम राष्ट्रीय भावना से जुड़ा बताया था। भाजपा कार्यकर्ता देशव्यापी अभियान चलाकर वंदे मातरम का इतिहास, अर्थ, राष्ट्रीय महत्व और गौरवशाली विरासत लोगों तक पहुंचाएंगे। खास तौर पर युवाओं के बीच जागरूकता अभियान चलाया जाएगा ताकि पूर्ण वंदे मातरम और स्वतंत्रता संग्राम, बलिदान तथा राष्ट्र जागरण से जुड़ी इसकी स्मृतियां आने वाली पीढ़ियों तक पहुंच सके। भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी की बैठक में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने निर्देश दिए हैं कि भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता देश के प्रत्येक गली नुक्कड़ कोने में जाकर वंदे मातरम का यशोगान करेगा। भाजपा ने दो टूक कहा कि राजनीतिक सुविधा, तुष्टीकरण या वोट बैंक की राजनीति के लिए वंदे मातरम के सम्मान और विरासत से कोई समझौता स्वीकार नहीं किया जाएगा। भाजपा ने जहां एक तरफ कांग्रेस के फैसले पर अपना विरोध दर्ज कराया है, तो वहीं दूसरी तरफ देशव्यापी अभियान के जरिए वंदे मातरम के इतिहास और राष्ट्रीय महत्व को जन जन तक पहुंचाने का फैसला किया है। ब्यूरो इनपुट के साथ दिल्ली से शैलेंद्र मिश्र और राजेश राज की रिपोर्ट, डीटी न्यूज। तो बीजेपी के नवनियुक्त राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक के बाद सभी राज्यों के प्रदेश अध्यक्षों और पार्टी की टीम के साथ कार्यशाला आयोजित की गई। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन के 25 वर्ष पूरे होने पर होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा पर भी विस्तार से चर्चा हुई। भाजपा के महासचिव विनोद तावड़े ने कहा कि 7 अक्टूबर 2001 को नरेंद्र मोदी के गुजरात के मुख्यमंत्री बनने के 25 साल अब पूरे होने वाले हैं। इसे ध्यान में रखते हुए बीजेपी सेवा संकल्प अभियान चलाएगी, जिसमें मोदी के व्यक्तित्व और सेवा भाव को केंद्र में रखकर विभिन्न गतिविधियां आयोजित की जाएगी। 7 अक्टूबर 2001 को आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने गुजरात के मुख्यमंत्री की शपथ ग्रहण की
उसको इस 7 अक्टूबर को 25 साल पूरे हो रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी की ओर से ये सोचा गया कि हम जन्मदिन को लेकर सेवा पखवाड़ा करते हैं, तो ये 25 साल का औचित्य ध्यान में लेते हुए हम इसको एक सेवा संकल्प अभियान 1 मास का पूरे देश में ये अभियान चलाए, और जिसमें मोदी जी के व्यक्तित्व का अहम जो सेवा का भाव है उसको लेकर ये पूरे अभियान में कई गतिविधियां हो। तो आज बीजेपी की महत्वपूर्ण बैठक और कांग्रेस के खिलाफ भी प्रस्ताव पारित किया गया। वंदे मातरम पे घमासान भी दिखाई पड़ रहा है। यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, लेकिन ब्रेक के उस पार जब वापस आएंगे तो इस महत्वपूर्ण खबर पे हम चर्चा भी करेंगे कि भाजपा की नवीन टीम में किन किन मुद्दों पर किया मंथन और कांग्रेस के खिलाफ क्यों मुखर है बीजेपी। इस खबर पर विस्तार से नजर छोटे से ब्रेक के बाद। सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार। एमडीएच की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला एमडीएच मसाला। वर्क फ्रॉम होम, हाई सैलरी, बस एक क्लिक में। अरे वाह। अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। काम रुकना नहीं चाहिए पर खुजली रुकनी चाहिए, इसलिए सपर डॉक्टर स्किन लोशन। काम चालू, खुजली बंद। 128 सालों से दांत का आखिरी इलाज। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद। हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। हर जीत की शुरुआत होती है छोटे छोटे कदमों से, और हर छोटी तैयारी बदल सकती है पूरा नतीजा। क्योंकि मैदान हो या जिंदगी, छोटी से छोटी तैयारी ही देती है प्रोटेक्शन, और प्रोटेक्शन ही देता है भरोसा। जैसे LIC की बीमा लक्ष्मी, एक खास प्लान सिर्फ महिलाओं के लिए, जहां छोटी बचत दे बड़ी सुरक्षा, ताकि जिंदगी के हर मैदान में आप रहे हर पल के लिए रेडी। LIC बीमा लक्ष्मी, रखे हर पल के लिए रेडी। पढ़ता है, खेलता है, झूलता उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कराता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। गोल्डी छोले मसाले जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। और ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। ब्रेक पे जाने से पहले हम जिक्र कर रहे थे बीजेपी की नई राष्ट्रीय टीम की मंथन को लेकर, जिसमें आज महत्वपूर्ण प्रस्ताव पारित हुआ कांग्रेस के खिलाफ वंदे मातरम पर जो तकरार चल रही, इसी पे करेंगे हम चर्चा। इससे जुड़ा है आज का हमारा विशेष, वंदे मातरम पर राग, कांग्रेस पर बीजेपी का वार। अपने आप में ये महत्वपूर्ण खबर, और इस खबर पे बात करने के लिए खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। संजीव कौशिक है, राजनीतिक विश्लेषक, कांग्रेस समर्थक है। आरपी सिंह जी हैं, प्रवक्ता बीजेपी के। इसके अलावा वरिष्ठ पत्रकार समीर चौगांवकर जी हैं। आप तीनों को बहुत बहुत स्वागत है। आरपी सिंह जी, शुरुआत आपसे, क्योंकि कांग्रेस ये कहती है कि साहब 1937 के प्रस्ताव, जो ऐतिहासिक प्रस्ताव था, उसके तहत हमने ये तय किया कि साहब हम 2 पैरा ही गाएंगे। आप प्रस्ताव पारित करते हैं कि कांग्रेस के खिलाफ आप एक तरीके से अभियान को आगे बढ़ाएंगे। वो सहज नहीं है, आप उन्हें असहज क्यों करना चाहते हैं? आरपी सिंह जी। इस तक गंगा जी और यमुना जी में बहुत पानी बह गया है। भारत ने हमारे यहाँ कानून पास करके 370-35 से लागू भी किया था, और एक पिछले दरवाजे से बिना पार्लियामेंट के भी किया था, एक पार्लियामेंट के द्वारा भी किया था, और आज 370-35 से हटा दिया गया। देश का अंदर चीजें बदलती हैं। आपने उस समय वंदे मातरम गाने पे मनाही इसलिए की, आपने काटा इसलिए, उसको टर्निकेट इसलिए किया क्योंकि आपको मुस्लिम लीग को खुश करना था, आपको एक वोट बैंक को खुश करना था, इसलिए किया। एक सेकंड दे दीजिएगा। और आज वापस से वही काम कर रहे हैं आप। और यही नहीं, सिर्फ गाने, मतलब सिर्फ 2 स्टैंजा 6 स्टैंजा का इशू नहीं है। आपने वहां पर इंदिरा भवन में वंदे मातरम के दौरान अपमान भी किया। ये मैं नहीं कह रहा, मनोज, इनके एक सांसद है मनोज सुमन, उसने कहा कि
सोनिया गांधी जी ने हमको रोका बीच में, हम तो पूरा हमने गाया, फिर भी तो किस प्रकार का इनके मन में किस प्रकार का सम्मान है वंदे मातरम को लेकर परिलक्षित होता है। और दूसरी बात ये, कांग्रेस है ही नहीं, ये कांग्रेस तो नई डीएनए वाली कांग्रेस है। कांग्रेस पर तो कांग्रेस के डीएनए पर तो छाप कहीं और की लगी हुई है। इनको वंदे मातरम से कुछ लेना देना नहीं है, और इनको देश की आजादी के साथ कुछ लेना देना नहीं है। इनको इस बात से लेना देना कि वंदे मातरम का गीत गाते हुए लोग फांसी का फंदा चूम कर फांसी पर चढ़ गए। लेकिन आरपी सिंह जी, वो ये कहते हैं, कांग्रेस ये कहती है कि आजादी की लड़ाई में कांग्रेस ने वंदे मातरम के दम पर आजादी हासिल की, आप उस वक्त नहीं थे, वो आप पे आरोप लगाते हैं। मैं आपको 2 एग्जांपल्स और दे देता हूं जी। भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव कौन सी कांग्रेस पार्टी में थे ये बता दें। क्या वो कांग्रेस में थे या नहीं थे? वो कांग्रेस में तो नहीं थे। फिर बिरसा मुंडा जी कौन सी कांग्रेस में थे? और मेरा चैलेंज स्वीकार कर रहे कांग्रेस पार्टी, पूरी कांग्रेस पार्टी में जो उस समय वाली वाली कांग्रेस नहीं, इसमें तो कुछ है ही नहीं, वो जो उस वाली कांग्रेस थी उस समय भी कोई एक व्यक्ति तोप के गोले से उड़ाया गया हो देश की आजादी की लड़ाई के लिए। कांग्रेस के बनने से 18 साल पहले 1890 में कांग्रेस बनी थी। 1872 के अंदर 66 सिखों को तोप के गोले से इसलिए उड़ाया गया कि उन्होंने विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया था जी। ये कौन सी कांग्रेस की बात कर रहे हैं? ठीक है संजीव जी, सवाल यह है कि बीजेपी आरोप लगाती है कि आप तुष्टीकरण की राजनीति की वजह से, वोट बैंक की राजनीति की वजह से आप वंदे मातरम का राष्ट्रीय गीत का अपमान कर रहे हैं, जो कि देश स्वीकार नहीं करेगा। संजीव जी, देखिए आनंद, यदि देश स्वीकार नहीं करेगा तो निश्चित तौर पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। क्या अपमान किया कांग्रेस पार्टी ने? क्या कहा कांग्रेस पार्टी ने? क्या कहता है सर्कुलर? क्या कहता है सर्कुलर? ये कहता है कि कहां कहां गाने की इजाजत है या जरूरत है, स्कूलों में, विद्यालय में, कॉलेज में, सरकारी कार्यक्रम में, या फिर अपने अपने घरों में भी हमें वंदे मातरम का 6 स्टेंजा गाना ही गाना है। हमें तो इतना भी आजादी देती है देश की संविधान की, यदि कोई गा रहा है 6 स्टेंजा, यदि हम चुपचाप खड़े हैं तो भी हम सम्मान व्यक्त कर रहे हैं। यदि कांग्रेस पार्टी अपने कार्यालय में यदि 6 स्टेंजा नहीं गा रही है या नहीं गाना चाहती है, और यदि वो देशद्रोह है, तो आरपी सिंह साहब बताएंगे कि सुबह और शाम गोला बना के खो खो खिखी जो करते हैं, उसमें नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि के बदले जी वंदे मातरम 6 स्टेंजा गाएंगे क्या? फिर नहीं गाएंगे तो आप पूछिए उनसे, वो देशद्रोही है क्या? बात दूसरी है आनंद भाई, देश को गुमराह करने के लिए इन लोगों ने एक नया तरीका ढूंढ लिया है। आज के बच्चे सड़कों पे हैं, वो शिक्षा, परीक्षा और नौकरी के लिए बिलबिलाते हुए दिखाई दे रहे हैं। हर स्टेट में, हर जगह पे बच्चे इतने क्रोधित हैं कि उन बच्चों के क्रोध को शांत करने के लिए इन लोगों ने एक सबूका छोड़ दिया, जिनको नौकरियां चाहिए। ठीक, संजीव जी बहुत सही बात कर रहे हैं। संजीव जी आप बहुत सही बात कर रहे हैं, बिल्कुल मुद्दों पे बात होनी चाहिए। मैं इसी पे आपसे ही सवाल ले रहा हूं, क्यों आप बीजेपी को या एनडीए को मौका दे रहे हैं इस प्रकार के विषय को एक विषय बनाने के लिए? आप अगर उस विषय को विषय ना बनने दें, आप उसी मुद्दे पर रहिए ना, फिर छात्रों वाले पे। आप अगर जब मना करते हैं ना, तब फिर राजनीतिक बातचीत शुरू होती है, आरोप प्रत्यारोप शुरू होते हैं। सवाल यह, भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में जाकर किसी ने मना किया? हम अपने घर में एक, मैंने कहा कि पर्टिकुलर यदि एक पार्टी अपने यहाँ कह रही है कि नहीं हम 2 स्टेंजा गाएंगे, तो आपको क्या तकलीफ है? किसको तकलीफ है? यदि गलत है, मैंने कहा कि 3 साल तक सजा है, 3 साल की सजा, आप जाइए FIR दर्ज कराइए ना। ये लोग जो बैठ करके टीवी पे बहस कर रहे हैं, सोनिया गांधी ने यदि रोक दिया, आप देखिए वो सीन, क्या रोक दिया गया था वंदे मातरम? क्या रुका था? और यदि सोनिया गांधी कह रही है कि नहीं किसी कारणों से, मल्लिकार्जुन खड़गे के स्वास्थ्य के कारणों की वजह से कुर्सी के लिए बोल रही है, तो ये संविधान में भी इस बात की इजाजत है कि यदि विशेष परिस्थितियों में यदि इस तरह की नौबत है तो वहां रोक दिया जाए। यदि इनको लगता हो कि उन्होंने जानबूझ के अपमान किया, ये जाए कोर्ट में जाए। ठीक है समीर जी सवाल ये है कि क्या कांग्रेस, समीर जी के पास जाने से पहले मुझसे जल्दी से, हाँ जी, हाँ आरपी सिंह जल्दी से, हाँ जी, हाँ। नहीं, विरोध तो उन्होंने किया, कि मैंने नहीं कहा, ये मनोज सोमन उनके खुद का सांसद है, वो कह रहे हैं कि सोनिया गांधी जी रोकने की कोई, ये हम नहीं कह रहे, उनके सांसद कह रहे हैं। और पवन खेड़ा जी ने भी कहा, ये तो उनके लोग कह रहे हैं, हम थोड़ा कह रहे हैं। ठीक है समीर जी सवाल यह है कि जो कांग्रेस अपना पक्ष रख रही है, जो बीजेपी कह रही है कि क्या अपमान सम्मान, इस पे जो संग्राम, सियासी संग्राम दिखाई पड़ रहा है, ये बात आगे निकलती किस तलक जाती है दिखाई पड़ रही है? क्योंकि आज बीजेपी ने प्रस्ताव पारित कर दिया इस बात को लेकर। अरे मुझे समझ में नहीं आता कि 3 मिनट 10 सेकंड का ये राष्ट्रीय गीत है, अगर ये राष्ट्रीय गीत पूरा अगर कांग्रेस मुख्यालय में गाया जाएगा तो क्या होता? क्यों राष्ट्रीय गीत के साथ इतना नफरत कांग्रेस को है कि हम सिर्फ 2 स्टेंजा गाएंगे? ठीक है, 1937 की परिस्थिति दूसरी थी, 1937 से देश बहुत आगे बढ़ चुका है। क्यों कांग्रेस 2026 में 1937 पर अटके रहना चाहती है? 1937 में मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए मुसलमानों के सामने घुटने कांग्रेस ने टेके,
और आज 90 साल बाद 2026 में भी आप मुसलमानों के सामने घुटने टेक के बताने की कोशिश कर रहे हो कि 1937 में जो कांग्रेस थी वही 2026 में मुसलमानों के लिए। उस समय मुस्लिम लीग के जिन्ना थे, इस समय मुस्लिम लीग कांग्रेस के रूप में नजर आ रही है। तो क्या तकलीफ थी अगर पूरा गाते? ये कह देना कि भाई सरकारी कार्यक्रम में तो हम पूरा गाएंगे लेकिन हमारे घर में हम नहीं गाएंगे। राष्ट्र के सम्मान की जो प्रतीक है उसका सम्मान तो हर जगह होना चाहिए। आप घर में हो, सार्वजनिक जगह पर हो, सरकारी संस्थानों में हो, स्कूल में हो, यूनिवर्सिटी में हो, हर जगह उसका सम्मान कीजिए। बंद घर में और अपने अधिकार क्षेत्र में आप उसका अपमान करोगे और सार्वजनिक आप सम्मान करोगे, या क्या संदेश कांग्रेस देश के युवाओं को देना चाहती है? मुझे लग रहा है भारतीय जनता पार्टी ने जब इसको मुद्दा बनाया, केंद्र सरकार ने जब एक कानून बना दिया, तो कांग्रेस को समर्थन करना चाहिए था कि हाँ, हमसे ऐतिहासिक वोट 1937 में हुई थी, उस समय परिस्थितियां दूसरी थी, लेकिन आज देश आजाद है। आज हम सब अपने राष्ट्रगीत, राष्ट्रगान और तिरंगे का सम्मान करते हैं और राष्ट्र के सम्मान के साथ हम खड़े हुए हैं। तो क्यों कांग्रेस इस बात की तकलीफ है? मुझे लगता है बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है जी। और अभी भी कांग्रेस का समय है कि वो अपने ऐतिहासिक कर्तव्य को सुधारे, माफी मांगे। जो हुआ था 15 अगस्त को, उसके लिए हम शर्मिंदा है और भविष्य में हम इसे पूरा गाएंगे। 3 मिनट 10 सेकंड का ये राष्ट्रगीत देश के सम्मान से जुड़ा है। कांग्रेस इसे अपने अहंकार के अंदर और अपने से मुस्लिम वोट को ध्यान न दे। देश की जनता देख रही है कि कांग्रेस किस तरीके से व्यवहार कर रही है। जी आरपी सिंह जी, कांग्रेस ये कह रही है कि साहब आप छात्रों के मसले से या अन्य जमीनी समस्याओं से ध्यान भटकाने के लिए वंदे मातरम के मसले को एक राजनीतिक रंग देने की कोशिश कर रहे हैं। आप असल मुद्दों से ध्यान भटकाना चाहते हैं। आरपी सिंह जी, हमने तो कोई राजनीतिक रंग दिया ही नहीं। हम लोगों ने तो पार्लियामेंट में बिल पास किया जिसमें कांग्रेस भी थी, उसमें बिल पास हुआ। उसके बाद 15 अगस्त को इंदिरा भवन में जिस प्रकार से जो हुआ, उसके कारण से सारा विवाद शुरू हुआ। जिस प्रकार से सोनिया गांधी ने वंदे मातरम गाने से रोका, फिर मैं रिपीट कर रहा हूं, हम नहीं कह रहे कि वहां पर जो उनके सांसद थे उनका बयान है, मनोज सुमन नाम भी उनका, तो रोका, उन्होंने रोकने की कोशिश करी जान। तो उसके बावजूद हालांकि उन्होंने कहा कि हमने पूरा गीत गाया, परंतु रोकने की कोशिश तो करी। विवाद तो वहां से शुरू हुआ और उसके बाद फिर इन्होंने जी 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 जल्दी से अपनी बात रखें समीर। हाँ, तो उन्होंने विवाद वहां से शुरू हुआ और इनकी नफरत वंदे मातरम को लेकर दिखनी शुरू हो गई। उसके चलते हुए असल में नफरत इनको माँ दुर्गा से है। उसमें जो एक स्टैंजा का पहला जो लाइन है, तुम्हें ही दुर्गा दश प्रहंदारिणी, उससे दिक्कत है इनको। माँ दुर्गा के शब्द से दिक्कत है। ठीक है संजीव जी, आपको माँ दुर्गा के गुणगान से दिक्कत है क्योंकि आप वोट बैंक की राजनीति करते, फिर से वही आरोप है। जल्दी से जवाब संजीव जी। हाँ, आरपी सिंह साहब तो जो चाहे सो कहे, हम तो यही कहेंगे कि भारत छोड़ो आंदोलन में जिन लोगों ने एक ढेला तक नहीं फेंका अंग्रेजों के ऊपर, वो आज देशभक्त का राज अलाप रहे हैं और कह रहे हैं कि सबसे बड़े राष्ट्रभक्त हम ही हैं। जानते हैं नालंदा में 40 बच्चे बीमार क्यों हो गए थे? खाने में उसके नमक के बदले डिटर्जेंट पाउडर दे दिया गया था। जानते हैं राजस्थान में बच्चों के स्कूलों में क्यों मीडिया को बैन कर दिया गया है? क्योंकि घुसने के बाद में पता चला कि बच्चे तबेले में बैठ के पढ़ रहे थे। जानते हैं उत्तर प्रदेश में बीआरए ने एक सूचना जारी कर दी। तो सर यही तो मसला, मैं आपसे यही कह रहा हूँ, क्यों आप क्यों ये विषय बनने दे रहे हैं? ये असल मुद्दों जो है, हाँ वही मैं कह रहा हूँ, वही कह रहा हूँ। आप इन मसलों पे मुखरता से आप आगे आइए ना। क्यों ये मसला बनता है? समस्या यहीं पे आ जाती है ना, क्योंकि कांग्रेस मौका देती है। मैं वही आपसे कह रहा हूँ जी, बनाने दीजिए आर्यन, इनको टीम बनाने दीजिए। पूरे हिंदुस्तान में जाएंगे, युवा ही इनको आईना दिखाएंगे। ठीक है समीर जी, क्या ये सियासी पूरी जो एक लड़ाई दिखाई पड़ रही है यहां से आगे बढ़ती नजर आई? क्योंकि बीजेपी की नई टीम ने अपने संकेत संदेश साफ दे दिया है आगे बढ़ने को, किस तरीके से वो कांग्रेस को घेरेंगे। समीर जी, निश्चित रूप से मुझे लगता है आने वाले विधानसभा चुनाव में एक बड़ा मुद्दा बनने वाला है और लंबे समय तक ये मुद्दा बना रहेगा। और मुझे लगता है कि कांग्रेस को इससे बचना चाहिए था। आप ये कह देते कि हाँ हम इसको गाएंगे, कांग्रेस ने ये मुद्दा भारतीय जनता पार्टी को दिया और भारतीय जनता पार्टी से निश्चित रूप से बुलाएगी। और जब राष्ट्रवाद की बात आएगी, देशभक्ति की बात आएगी, तो ये कांग्रेस से पूछा जाएगा। और कांग्रेस के कई सांसद इस बात से बहुत असहज है। जो 15 अगस्त को हुआ था, वो चाहते थे कि 3 मिनट 10 सेकंड का ये जो पूरा राष्ट्रगीत है, ये पूरा कांग्रेस मुख्यालय इंदिरा भवन में गाया जाए। मुझे लगता है लेकिन राहुल गांधी, सोनिया गांधी की जो जीत है, उसके आगे मल्लिकार्जुन खड़गे को भी झुकना पड़ा, उसके आगे शशि थरूर और बाकी ठीक है। ये देखना दिलचस्प होगा कि, ठीक है संजीव जी, ओके जी, देखना दिलचस्प होगा कि ये मसला राजनीतिक रूप से किस दिशा में आगे बढ़ता है। फिलहाल बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों को हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस खबर पर विस्तार से बात करने के लिए। यहाँ पर एक और छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक के उस बाद जब वापस आएंगे तो खबर होगी कांग्रेस ने कुरेदे 84 के दंगों के जख्म। क्या है पूरी खबर, इस पे होगी हमारी नजर छोटे से ब्रेक के बाद।
एनडीएच की देगी मिर्च, देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। एनडीएच की देगी मिर्च। पता है, लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं कॉल सेंटर का स्टेडी जॉब क्यों छोड़ा। आई वॉन्टेड मोर आउट ऑफ लाइफ। बस मैंने अपना स्टार्टअप शुरू किया। जानना चाहोगे कैसे? देन स्टार्ट अप योर ओन बिजनेस एज एन LIC एजेंट। यहाँ सब कुछ है, ग्रेट प्रोडक्ट्स, जीरो इन्वेस्टमेंट, लीडिंग ऑर्गेनाइजेशन एंड अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटीज। तो क्या आप तैयार है? LIC एजेंट बनो, अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। भारत की सबसे बड़ी गोल्ड लोन NBFC मुथूट फाइनेंस से गोल्ड लोन लीजिए और फिर देखिए सोना क्या नहीं कर सकता। कॉल कीजिए 1-800-313-1212। पढ़ता है, खेलता है, झूलता उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कराता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। केंद्र सरकार ने देश की सीमाओं की सुरक्षा को अभेद बनाने के लिए लगातार मंथन किया है। इसी क्रम में गृह मंत्री अमित शाह पश्चिम बंगाल के दौरे पर थे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सिलीगुड़ी में सीमा सुरक्षा को लेकर उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की आज अध्यक्षता की। बैठक में BSF, SSB, खुफिया एजेंसियां और राज्य सरकार के अधिकारियों के बीच बेहतर तालमेल और सीमा सुरक्षा से जुड़े मुद्दों को लेकर विस्तार से चर्चा की गई। 3 दिवसीय दौरे में अमित शाह की सुरक्षा और पहाड़ी क्षेत्रों से जुड़े मुद्दों पर बैठकों को बेहद अहम माना जा रहा है। साथ ही सिलीगुड़ी में गोरखा प्रतिनिधि मंडल के साथ भी उनकी बैठक की। अमित शाह की अध्यक्षता में पश्चिम बंगाल के पहाड़ी क्षेत्र के विभिन्न हितधारकों और प्रतिनिधियों के साथ ये बैठक बेहद अहम मानी जा रही है। बैठक में पहाड़ी क्षेत्र की अलग पहचान, स्थायी राजनीतिक समाधान और संविधान के तहत मान्यता से जुड़ी मांगों पर विस्तार से चर्चा हुई। अमित शाह ने संविधान के दायरे में जल्द स्थायी राजनीतिक समाधान का भरोसा दिया। सिलीगुड़ी की बैठक में पहाड़ी क्षेत्र के अलग अलग संगठनों के प्रतिनिधियों ने केंद्र और राज्य सरकार के रुख का स्वागत किया है। अगली खबर का रुख करते हैं। 1984 के सिख विरोधी दंगों के जख्म आज भी पूरी तरीके से भरे नहीं हैं। दशकों बाद भी पीड़ित परिवार इंसाफ की लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन अब कांग्रेस के एक बयान ने उन पुराने जख्मों को फिर से कुरेद दिया है। कांग्रेस नेता दीपेंद्र हुड्डा ने 1984 दंगों के दोषी सज्जन कुमार की मौत को अपूरणीय क्षति बताते हुए उन्हें आदर्श नेता बताया। बस इसी बयान के बाद सिख समाज का गुस्सा सड़कों पर दिखाई देने लगा। राहुल गांधी के आवास के बाहर प्रदर्शन हुआ, नारेबाजी हुई और सार्वजनिक माफी की मांग सिख समाज ने उठाई है। सवाल यह है कि जिसे अदालत ने दंगों का दोषी माना, उसे कांग्रेस का नेता आदर्श नेता के तौर पर क्यों देख रहे हैं। सिख समाज एक बार फिर सड़कों पर उतरा है। कांग्रेस के खिलाफ नारेबाजी हो रही है। राहुल गांधी के पुतले पर चप्पल बरसाए जा रहे हैं, क्योंकि जिस शख्स को सिख समाज अपना गुनहगार मानता है, उसे कांग्रेस नेता अपना रोल मॉडल बताने में जुटे हैं। जी हां, राहुल गांधी की तस्वीर के नीचे लगी ये दूसरी तस्वीर 1984 के दंगों के आरोपी सज्जन कुमार की है, जिसकी पिछले दिनों जेल में मृत्यु हो गई थी। जिसके बाद कांग्रेस नेता दीपेंद्र हुड्डा ने सज्जन कुमार की मृत्यु को अपूरणीय क्षति बताते हुए उन्हें देश का आदर्श नेता बताया। सज्जन कुमार जी न सिर्फ दिल्ली देहात, पूरे उत्तर भारत की ऐसी शख्सियत थे जिनका लोगों से जो जुड़ाव था वो एक मिसाल है। इसी बयान ने सिखों के उन जख्मों को ताज़ा कर दिया जो उन्हें 1984 के दंगों में मिले थे। यही वजह है कि शनिवार को दंगा प्रभावित परिवारों के सदस्य और सिख संगठनों के कार्यकर्ता दिल्ली के 5 तुगलक रोड स्थित राहुल गांधी के आवास के बाहर जुटे और सार्वजनिक माफी की मांग की। आज हम राहुल गांधी से ये जवाब मांगने आए हैं कि राहुल गांधी जवाब दे, क्या ये जो दीपेंद्र हुड्डा ने बयान दिया है ये कांग्रेस पार्टी का बयान है? अगर कांग्रेस पार्टी का बयान है तो क्या जो कातिल है सिखों के, जिन्होंने गुरु घरों को आग लगाई, जिन्होंने सिखों का कत्ल किया,
जिनको कोर्टों ने 2-2 बार उम्र कैद दी, क्या वो इनके रोल मॉडल हैं? जो आजीवन कारावास एक नहीं 3-3 केसों में भुगत रहा हो और उसको ये रोल मॉडल कहेंगे, तो आम जनता इनके लिए क्या है, ये राहुल गांधी को जवाब देना पड़ेगा। दरअसल सज्जन कुमार 1984 के सिख विरोधी दंगों से जुड़े एक मामले में दोषी ठहराए गए थे। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद दिल्ली और कई अन्य शहरों में सिखों पर भीषण हमले हुए थे। हजारों निर्दोष सिख मारे गए, महिलाओं के साथ अत्याचार हुए और संपत्तियां लूट ली गईं। दशकों तक न्याय की लड़ाई लड़ने के बाद अदालतों ने कुछ आरोपियों को सजा सुनाई, जिनमें सज्जन कुमार भी शामिल थे। यानी कोर्ट ने जिसे दोषी मान लिया था उसे कांग्रेस हीरो बना रही है। यही वजह है कि अब भाजपा और आम आदमी पार्टी दोनों ही कांग्रेस पर हमलावर हैं। आज जो कांग्रेस की लीडरशिप के बयान आ रहे हैं वो उस वक्त की कोर्ट की प्रतिक्रिया को और मजबूत करते हैं। आज कांग्रेस के 2 बयान आए जो बड़े पीड़ाजनक है और ये बताते हैं कि कांग्रेस की ब्लड लाइन में क्या है। कहा गया कि ये हमारे आदर्श हैं, हमारे आइकॉन हैं। कांग्रेस ने स्पष्ट किया कि कांग्रेस के आइकॉन कौन हैं, उनके आदर्श कौन हैं। जो सिखों के कातिल हैं वो उसके आदर्श और आइकॉन हैं। रुपिंदर हुड्डा जी ने ये कह के सिखा दे जख्मां दे उत्ते एक बार फिर लून छिड़का है, एक बार फिर हमें वो सब कुछ याद करा दिया है। सो मैंने मांग किया है कि राहुल गांधी जी इस महीने के अंत में पता चला है कि पंजाब आ रहे हैं, तो उनको ये बेनती है कि रुपिंदर हुड्डा को मतलब जो है कांग्रेस से निकाला जाए। दिल्ली में सिखों का ये प्रदर्शन सिर्फ एक बयान का विरोध नहीं है, ये 1984 के अधूरे न्याय और सिख समुदाय के भीतर गहरे अविश्वास का प्रतीक है। कांग्रेस लंबे समय से खुद को अल्पसंख्यकों और सिखों की हमदर्द पार्टी बताती रही है, लेकिन दंगे के दोषी का महिमामंडन पीड़ित परिवारों के जख्मों पर नमक रगड़ने जैसा है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और यहाँ पर एक और छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक के उस पार जब वापस आएंगे तो खबर होगी यूपी से, जहां पर चवन्नी वाले बयान पर घिरे हैं अखिलेश यादव। क्या है पूरी खबर, विस्तार से नजर छोटे से ब्रेक के बाद। खाने में मेरी क्वीन के लिए क्या है? किंग मटर पनीर, किंग बैगन भरता, किंग वेज पुलाव, किंग पालक पनीर कोफ्ता। ये सब किंग क्यों? क्योंकि ये सब बना है MDH किचन किंग से। बॉस MDH किचन किंग, असली किचन किंग। MDH। जरा सोच के देखिए, आपके पास कुछ ऐसा है जो आपकी दुनिया बदल सकता है। जानते हैं क्या? आपका अपना सोना। सोना क्या नहीं कर सकता? सोना आपको अपने सपनों का घर दिला सकता है, आपके बच्चों का भविष्य बना सकता है। सोना आपकी हर इच्छा पूरी कर सकता है। तो भारत की सबसे बड़ी गोल्ड लोन NBFC मुथूट फाइनेंस से गोल्ड लोन लीजिए और फिर देखिए सोना क्या नहीं कर सकता। मुथूट फाइनेंस, जहाँ विश्वास ही परंपरा है। कॉल कीजिए 1-800-313-1212। वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे? So easy। अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। जरा सी हंसी दुलार जरा सा, जरा सी अनबन प्यार जरा सा। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। और ब्रेक के बाद खबर उत्तर प्रदेश से। यूपी में चुनावी बिसात अभी बिछी नहीं, लेकिन सियासी बोहरे अभी से चलने शुरू हो गए हैं।
पी की परिभाषा से पाकिस्तान तक पहुंची सियासत और जयंत चौधरी के बहाने जाट अस्मिता का सवाल। अखिलेश यादव के बयानों ने कई मोर्चे एक साथ खोल दिए हैं। बीजेपी, आरएलडी और बीएसपी तीनों ही अखिलेश यादव पर हमलावर हैं। ऐसे में सवाल है कि पीडीए की सियासत में अब पी किसका पाला बदलेगा? क्या जातीय समीकरण साधने की कोशिश में अखिलेश यादव नए सियासी समीकरण बिगाड़ बैठे हैं? अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश में सियासत तेज हो चुकी है। साथ ही सभी राजनीतिक पार्टियों के बीच सियासी बयानबाजी भी चरम पर है। हर एक बयान, हर एक अक्षर के मायने गढ़े जा रहे हैं। एक ओर अखिलेश यादव की पी की परिभाषा को लेकर सियासत में पाकिस्तान की एंट्री हो गई, वहीं दूसरी ओर केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी को लेकर दिए गए बयान पर भी सपा प्रमुख जाट समाज के निशाने पर आ गए। पहला मुद्दा है समाजवादी पार्टी के पीडीए फार्मूले का। पीडीए में पी की परिभाषा को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव पर तीखा हमला बोला है। मुख्यमंत्री योगी ने पी की परिभाषा पर तंज कसते हुए कहा कि ये लोग गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं। आज पी का मतलब पिछड़ा बताते हैं, कल पंडित बताएंगे और आने वाले समय में पाकिस्तान भी बता सकते हैं। यानी योगी के इस बयान के बाद यूपी की सियासी लड़ाई में पी से पाकिस्तान की एंट्री हो गई है। गिरगिट की तरह रंग बदलने वाले लोग कैसे परिभाषा करते हैं? पी की परिभाषा पहले पिछड़े से, फिर पी की परिभाषा पंडित से, और आप देखना एक दिन वे पी की परिभाषा पाकिस्तान से भी कर देंगे। वहीं अखिलेश यादव के जयंत चौधरी को लेकर चवन्नी और रुपया वाले बयान ने भी सियासी पारा चढ़ा दिया है। जयंत चौधरी ने इस मामले को जाट अस्मिता से जोड़ दिया है। जयंत चौधरी ने अखिलेश यादव पर कड़ा पलटवार करते हुए एक्स पर लिखा, सियासत की लड़ाई में कुछ सस्ते शब्द बोलने ही थे तो मेरा नाम लेकर बोल देते, कोई बात नहीं थी। जाट समाज को टारगेट करना और कहना ABCD हमने सिखाई। मैं इस अहंकार को देख चुका हूँ करीब से और मानता हूँ ऐसा आचरण सिर्फ पतन लाता है। वहीं भाजपा और आरएलडी भी पूरे मामले में अखिलेश यादव को घेर रहे हैं। अखिलेश जी को अपना पुराना इतिहास पढ़ना चाहिए। चौधरी चरण सिंह जी के बदौलत मुलायम सिंह जी नेता बने और उन्हीं की बदौलत ये मुख्यमंत्री बने, और आज इन्होंने जो जाट समाज को चवन्नी बनाया है, हम इसकी निंदा करते हैं। हास्यास्पद बयान है समाजवादी पार्टी का कि आप चौधरी चरण सिंह, जिनके बारे में कहा जाता है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लोग दामादों की खातिर इतनी नहीं करते थे, भगवान की तरह चौधरी चरण सिंह जी को पूछते थे। चौधरी चरण सिंह जी जाट नेता नहीं बल्कि किसानों के मसीहा के रूप में जाने जाते थे, और उनके पोते को आप चवन्नी कह रहे हो। उनके पोते यानी आप जाट समाज को चवन्नी का समझ रहे हो। कि हमारे राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जयंत चौधरी जी ने बहुत सही जवाब दिया है। राजनीति में अगर कोई मतभेद है तो वो नेता के ऊपर सीधे टिप्पणी करनी चाहिए। अगर माननीय अखिलेश जी को कुछ कहना था तो माननीय जयंत चौधरी जी के ऊपर सीधे आरोप लगाते, सीधे उनको कहते। लेकिन उन्होंने जिस तरह एक समाज को, किसान समाज को, जाट समाज को अपमानित करने का काम किया है, वह निंदनीय है। अखिलेश यादव के बयान पर बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती ने भी एक्स पर मोर्चा खोल दिया है। मायावती ने बयान को अमर्यादित और शर्मनाक बताते हुए अखिलेश यादव से राष्ट्रीय लोकदल, उसके नेता चौधरी चरण सिंह के परिवार और पूरे जाट समाज से माफी मांगने की मांग की है। मायावती ने कहा कि सपा का राजनीतिक रवैया केवल विरोधी दलों के प्रति ही नहीं बल्कि अपने सहयोगियों के प्रति भी संकीर्ण और अविश्वसनीय रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि सपा गठबंधन का इस्तेमाल राजनीतिक स्वार्थ के लिए करती है और अपना काम निकलने के बाद सहयोगियों के खिलाफ बयानबाजी शुरू कर देती है। मायावती ने 1993 में सपा बसपा गठबंधन और उसके बाद हुए लखनऊ गेस्ट हाउस कांड का जिक्र करते हुए सपा पर अहंकार की राजनीति करने का आरोप लगाया। उन्होंने 2019 के लोकसभा चुनाव में हुए सपा बसपा गठबंधन के टूटने को लेकर भी अखिलेश यादव पर निशाना साधा। बसपा सुप्रीमो ने अखिलेश यादव के पीडीए को लेकर भी सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाया कि राजनीतिक फायदे के लिए पीडीए में पी की अलग अलग व्याख्या की जाती है। उन्होंने सपा सरकारों पर दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों और ब्राह्मण समाज के उत्पीड़न और अपराधियों को संरक्षण देने के आरोप लगाए। बसपा प्रमुख ने सर्व समाज के लोगों से सपा की कथित संकीर्ण और जातिवादी राजनीति से सावधान रहने की अपील की और आगामी विधानसभा चुनाव में सपा को सत्ता से दूर रखने का आह्वान किया। तो यूपी में चुनाव अभी दूर है, लेकिन सियासी तापमान अभी से बढ़ने लगा है।
एक तरफ बीजेपी पीडीए की परिभाषा पर अखिलेश को घेर रही है, तो दूसरी तरफ जयंत चौधरी पर बयान देकर समाजवादी पार्टी ने जाट समाज की नाराजगी मोल ले ली है। सवाल यही है कि क्या यूपी की चुनावी बिसात पर पीडीए सबसे बड़ा सियासी हथियार बनेगा, या फिर पी की परिभाषा को लेकर शुरू हुआ यह विवाद आने वाले दिनों में और बड़ा सियासी मुद्दा बनेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और यूपी के बाद अब खबर पंजाब से। पंजाब में शिक्षा विभाग से जुड़ा विवाद अब सड़क पर उतरकर सामने दिखाई पड़ रहा है। चंडीगढ़ में ईटीटी यानी एलिमेंट्री टीचर ट्रेनिंग शिक्षकों ने अपनी मांगों को लेकर पंजाब सरकार के खिलाफ सड़क पर मोर्चा खोल दिया है। शिक्षकों ने वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा के आवास के बाहर आज प्रदर्शन किया और भर्ती प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं और शिक्षा विभाग में कथित गड़बड़ियों की निष्पक्ष जांच की मांग की है। प्रदर्शन के दौरान पुलिस और शिक्षकों के बीच झड़प भी हुई, जिसके बाद पुलिस ने कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले लिया। शिक्षकों का आरोप है कि लंबे संघर्ष के बावजूद सरकार उनकी शिकायत पर गंभीरता नहीं दिखा रही है। शिक्षक सड़क पर, सरकार के खिलाफ नारे और फिर पुलिस से टकराव। चंडीगढ़ में ईटीटी शिक्षकों ने पंजाब सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। करीब 180 शिक्षक अपने परिवारों के साथ पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा के आवास के बाहर पहुंचे और शिक्षा विभाग में कथित अनियमितताओं को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि भर्ती प्रक्रिया से लेकर शिक्षा विभाग के कामकाज तक कई स्तरों पर गंभीर गड़बड़ियां हुई हैं, लेकिन बार बार शिकायत और संघर्ष के बावजूद सरकार की तरफ से ठोस कार्रवाई नहीं की गई। शिक्षकों की मांग है कि शिक्षा विभाग में कथित घोटाले और अनियमितताओं की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। 2018 में कांग्रेस की जब सरकार थी, उस समय एक क्लर्क ने धांधली की, जिसकी वजह से हम 180 टीचर आज तक परेशान हैं। और जब भी हम इनके साथ मीटिंग के लिए जाते हैं तो ये हमें एक हफ्ते बाद दोबारा फिर से मीटिंग के लिए बुला लेते हैं। लगातार मीटिंगों का सिलसिला चल रहा है और अब तो हद हो चुकी है। प्रदर्शन हक की मंग कर रहे हैं कि शिक्षा विभाग के ਜਿਹੜੇ क्लर्क ने इन्होंने सस्पेंड किया जाए। जेकर मंत्रियों को पावर नहीं है कि सस्पेंड करने दी, तो वो इस्तीफा दें। इनके हाथ में सब कुछ है, लेकिन हमारी सुनवाई किसी जगह नहीं दिखाया जा रहा। ना मुख्यमंत्री हमारी सुने, ना शिक्षा मंत्री और ना ही वित्त मंत्री। प्रदर्शन के दौरान शिक्षकों और पुलिस के बीच झड़प भी हुई। इसके बाद पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को मौके से हटाया और कई शिक्षकों को हिरासत में ले लिया। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि पुलिस ने उन्हें जबरन हटाया और उनकी आवाज दबाने की कोशिश की जा रही है। प्रदर्शनकारियों के मुताबिक 2016 में भर्ती के बाद प्रक्रिया में खामियों का हवाला देते हुए उन्हें बर्खास्त कर दिया गया था। बाद में अदालत के आदेश के बाद उनकी बहाली हुई। अब शिक्षक आईएएस रिपोर्ट का हवाला देते हुए उन लोगों पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं जिन्हें वे कथित अनियमितताओं के लिए जिम्मेदार मानते हैं। आईएएस ऑफिसर एजुकेशन सेक्रेटरी अजय शर्मा जी ने एक रिपोर्ट तैयार की थी। उन्होंने इसमें साफ साफ लिखा है कि डिपार्टमेंट के कुछ अधिकारियों ने, जो बड़े अधिकारी हैं, उनको मिसगाइड किया और 180 ईटीटी टीचर्स के साथ जो धक्का किया गया, ये डिपार्टमेंट की साख के ऊपर एक बहुत बड़ा दब्बा लग गया है। इसको फौरी तौर पे हल किया जाए। एफएम साहब जो अभी हमें कह रहे हैं कि कुछ अधिकारियों को सस्पेंड करने की पावर हमारे पास नहीं है, ये सिर्फ गोल गोल घुमाया जा रहा है। जिन क्लरिकल स्टाफ ने ये गवर्न किया, उनके खिलाफ कार्रवाई हो और हमारा बनता जो हक है वो हमें दिया जाए। चंडीगढ़ की सड़क पर शिक्षकों का ये प्रदर्शन अब पंजाब सरकार के सामने कई सवाल खड़े कर रहा है। अब निगाहें पंजाब सरकार पर है कि क्या सरकार शिक्षकों के आरोपों की निष्पक्ष जांच कराएगी, क्या जिम्मेदारी तय होगी और क्या लंबे समय से चल रहे विवाद का कोई स्थायी समाधान निकलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, लेकिन ब्रेक के उस पार जब वापस आएंगे तो खबर होगी झारखंड से, जहाँ छात्रों के मुद्दे पर तकरार बढ़ती नजर आ रही है। क्या है पूरी खबर, क्या है इसमें नया एंगल, इस खबर पर विस्तार से नजर छोटे से ब्रेक के बाद। छोले दा या लोबे दा, पंजाबी छोले दा या पिंडी चने दा। अब छोलिया हो या लोबिया, पंजाबी छोले या पिंडी चने, सब कुछ मजेदार बने।
QR कोड स्कैन करो, 5000 का कैशबैक पाओ। वाह, दिल बन गया। UPI पिन एंटरिंग सिर्फ पैसे भेजने के लिए है। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ओ हरी भैया, अरे वाह, खेतों में कौन सी फसल लगाए हो? 12 महीने कमा कर दे ऐसी फसल। क्या? मैंने नया व्यवसाय शुरू किया है। उसके लिए पैसे? इसमें किसी निवेश की जरूरत ही नहीं। अच्छा, मुखिया जी। अरे मुखिया जी, नमस्ते। अरे हरी, कब आ रहे हो? आप बस चलिए, मैं पहुंचता हूं। अब मैं LIC एजेंट हूं। LIC एजेंट बनो, अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। जरा सोच के देखिए, आपके पास कुछ ऐसा है जो आपकी दुनिया बदल सकता है। जानते हैं क्या? आपका अपना सोना। सोना क्या नहीं कर सकता? सोना आपको अपने सपनों का घर दिला सकता है, आपके बच्चों का भविष्य बना सकता है। सोना आपकी हर इच्छा पूरी कर सकता है। तो भारत की सबसे बड़ी गोल्ड लोन NBFC मुथूट फाइनेंस से गोल्ड लोन लीजिए और फिर देखिए सोना क्या नहीं कर सकता। मुथूट फाइनेंस, जहाँ विश्वास ही परंपरा है। कॉल कीजिए 1-800-313-1212। पढ़ता है, खेलता है, झूलता उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कराता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। और ब्रेक के बाद अब खबर झारखंड से। झारखंड में नौकरी की परीक्षा से शुरू हुआ विवाद अब सड़क की लड़ाई में बदल गया है। JPSC, JSSC की कथित गड़बड़ियों को लेकर छात्र आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन आंदोलन के दौरान छात्रों और JMM समर्थकों के बीच टकराव ने सरकार पर ही कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। सवाल सिर्फ परीक्षा रद्द होने या कोर्ट के फैसले का नहीं, सवाल ये है कि नौकरी मांग रहे छात्रों को जवाब लाठी से मिलेगा या व्यवस्था में परिवर्तन से मिलेगा। देखिए झारखंड में छात्रों के हक की लड़ाई और सियासत के टकराव की ये पूरी कहानी। झारखंड में JPSC और JSSC की भर्ती परीक्षाओं में कथित गड़बड़ी को लेकर छात्र पिछले कई दिनों से सड़कों पर हैं, लेकिन शुक्रवार को रांची, गिरिडीह और हजारीबाग में यह आंदोलन टकराव में बदल गया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पुतला दहन करने निकले छात्र और झारखंड मुक्ति मोर्चा के समर्थक आमने सामने आ गए। नतीजा धक्का मुक्की, मारपीट और पुलिस की लाठियां। रांची के ऐतिहासिक अल्बर्ट एक्का चौक और चड़री तालाब के आसपास तनाव चरम पर पहुंच गया। JPSC रिफॉर्म्स मंच से जुड़े छात्र जब मुख्यमंत्री का पुतला लेकर आगे बढ़े तो पहले से मौजूद JMM समर्थकों ने पुतला छीन लिया। छात्रों का आरोप है कि JMM कार्यकर्ताओं ने उनके साथ मारपीट की। गिरिडीह के झंडा मैदान से भी ऐसी ही तस्वीरें सामने आई। छात्रों का आरोप साफ है, पुतला दहन शुरू होने से पहले ही उन पर हमला बोल दिया गया। छात्रों के साथ हुई इस हिंसा के बाद विपक्ष के नेता बाबूलाल मरांडी ने सोरेन सरकार पर जमकर निशाना साधा। जब पुतला दहन के लिए बच्चे लोग निकले तो जगह जगह पर लाठियां चली। गिरिडीह में कई बच्चों को चोटें आई, रांची में भी जानकारी मिली और भी जगहों पर जानकारी मिली। तो ये लगता है कि कोई अचानक इस प्रकार की कोई एक घटना नहीं घटी है, ये सुनियोजित है और सरकार के नहीं, वो JMM के गुंडे हैं। बच्चियों तक को JMM के गुंडों ने नहीं छोड़ा, बच्चियों के साथ भी उन लोगों ने दुर्व्यवहार किया है। ये क्या है? ये डेमोक्रेसी है? भाजपा का आरोप है कि यह सिर्फ सड़क की हिंसा नहीं है, यह हेमंत सोरेन सरकार की पूरी रणनीति का आईना है। पहले सरकार ने छात्रों के दबाव में झारखंड लोक सेवा आयोग की 11वीं और 13वीं संयुक्त सिविल परीक्षा रद्द कर दी। छात्रों को लगा कि उनकी बात सुनी जा रही है, लेकिन हाईकोर्ट ने इस फैसले पर रोक लगा दी। तब सच्चाई सामने आई। सरकार खुद को बचाने के लिए न सिर्फ आंदोलनकारी छात्रों से बल्कि मेहनत करके नौकरी पा चुके अभ्यर्थियों से भी छल कर रही थी। यही वजह है कि केंद्रीय मंत्री संजय सेठ सिर्फ हेमंत सोरेन ही नहीं बल्कि राहुल गांधी से भी सवाल कर रहे हैं। जिस तरह से अत्याचार और जिस तरह से बच्चों पे लाठीचार्ज हुआ, मुख्यमंत्री जी लोकतंत्र कहाँ ले जा रहे हो? अरे राहुल गांधी जी, आप चुप बैठे हो। गवर्नमेंट में साथी के कार्यकर्ता हमारे बच्चों को पीट रहे हैं सर यहाँ, लेकिन आपके पास समय नहीं। आपका चेहरा दोहरा चरित्र है, आप झूठ बोलने वाली सबसे बड़ी फैक्ट्री हो। परीक्षा रद्द करने का फैसला, फिर अदालती रोक और अब बीच सड़क छात्रों की पिटाई पर सियासत गर्म है। विपक्ष हो या छात्र, सभी इसके लिए सोरेन सरकार को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं।
बावजूद इसके जेएमएम के नेता अभी भी अपने मुख्यमंत्री को पाक साफ बताने में जुटे हैं। कोर्ट ने जो आदेश दिया उसमें हेमंत सोरेन दोषी कैसे हो गए भाई? और हेमंत सोरेन को भाजन क्यों बनेंगे? ठीक है, पुतला दहन तक ठीक है, लेकिन अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया गया एक आदिवासी मुख्यमंत्री के लिए। झारखंड की जनता ने हेमंत सोरेन को मुख्यमंत्री इसलिए बनाया था ताकि उन्हें उनका हक मिल सके, लेकिन राज्य के युवा नौकरी की आस में सालों से परीक्षा दे रही हैं। लेकिन परीक्षा में पारदर्शिता लाने की बजाय छात्रों का हक छीना जा रहा है। गड़बड़ियों की निष्पक्ष जांच करवाने की बजाय छात्रों को पीटा जा रहा है। ऐसे में हेमंत सरकार को तय करना होगा कि वो छात्रों के साथ खड़ी है या उस तंत्र के साथ जो छात्रों के अधिकारों पर डाका डाल रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। अब बात ब्रिक्स की। अगले महीने भारत 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहा है। कभी आर्थिक मुद्दों पर चर्चा के लिए बना 4 देशों का समूह ब्रिक आज दुनिया की करीब आधी आबादी और वैश्विक अर्थव्यवस्था का 1/4 से ज्यादा हिस्सा संभालने वाले बड़े भू राजनीतिक मंच में तब्दील हो चुका है। आखिर ब्रिक्स क्यों रखता है भारत के लिए इतनी अहमियत, जानते हैं इस खास रिपोर्ट में। नमस्कार। क्या आप जानते हैं कि जल्द ही दिल्ली में कई विश्व नेताओं का एक बड़ा सम्मेलन होने वाला है? दरअसल बात हो रही है ब्रिक्स की, एक ऐसा समूह जो कभी सिर्फ 4 देशों से शुरू हुआ था, लेकिन आज दुनिया की कई बड़ी उभरती अर्थव्यवस्थाएं इसका हिस्सा हैं। भारत 2026 में ब्रिक्स की अध्यक्षता कर रहा है। 12 और 13 सितंबर को इसका शिखर सम्मेलन दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित हो रहा है। इसमें ब्राजील, रूस, चीन, दक्षिण अफ्रीका सहित ब्रिक्स के तमाम सदस्य देश, भागीदार देश और विशेष आमंत्रित सदस्य देशों का शीर्ष नेतृत्व मौजूद रहेगा। और ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि भारत के लिए ब्रिक्स इतना महत्वपूर्ण क्यों है? भारत के लिए ब्रिक्स इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये एक ऐसा मंच है जहां भारत अमेरिका और यूरोप से अपने संबंध बनाए रखते हुए रूस, चीन और ग्लोबल साउथ के दूसरे देशों के साथ भी बातचीत करता है। यानी भारत के लिए ब्रिक्स स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी और बहुपक्षीय कूटनीति का एक महत्वपूर्ण मंच है और 2026 में इसकी जिम्मेदारी भारत के पास है। भारत ने अपनी ब्रिक्स चेयरशिप की थीम रखी है बिल्डिंग फॉर रेजिलियंस, इनोवेशन, कोऑपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी, यानी लचीलेपन, इनोवेशन, कोऑपरेशन और सस्टेनेबिलिटी के जरिए भविष्य के लिए मजबूत व्यवस्था तैयार करना। और यही वजह है कि भारत में होने वाला ब्रिक्स समिट सिर्फ एक इंटरनेशनल मीटिंग नहीं माना जा रहा। ये उस समय हो रहा है जब दुनिया में जियोपॉलिटिक्स तेजी से बदल रही है। व्यापार, सप्लाई चेन्स, टेक्नोलॉजी, एनर्जी सिक्योरिटी और ग्लोबल गवर्नेंस को लेकर बड़े सवाल सामने हैं। ऐसे में ब्रिक्स की भूमिका भी लगातार बढ़ रही है। निश्चित तौर पर भारत के नेतृत्व में इस बार ब्रिक्स की कोशिश होगी वर्तमान वैश्विक तनाव पर एक साझा वक्तव्य या साझी चिंता जाहिर करना। लेकिन इसके सामने चुनौतियां भी कम नहीं हैं, क्योंकि ब्रिक्स में शामिल देशों के अपने अपने हित हैं। कई मुद्दों पर इनके बीच मतभेद भी हैं। कुछ महीने पहले दिल्ली में हुई ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक को जब मैं कवर कर रहा था, तब वहां पर वर्तमान वैश्विक संकट पर ईरान और यूएई जैसे देश आमने सामने आ गए थे। ऐसे में कोई साझा चिंता या वक्तव्य लाने की भारत की कोशिश असफल हो गई थी। इसलिए ब्रिक्स की अध्यक्षता कर रहे भारत की असली चुनौती सिर्फ विस्तार नहीं, बल्कि इतने अलग अलग देशों के बीच कंसेंसस बनाना और उसे कंक्रीट कोऑपरेशन में बदलना है। तो कुल मिलाकर ब्रिक्स को सिर्फ 5 देशों का पुराना समूह समझना अब सही नहीं होगा। ये एक विस्तारित ग्लोबल साउथ प्लेटफॉर्म बन चुका है और भारत की अध्यक्षता में 2026 का ब्रिक्स समिट ये तय करने में महत्वपूर्ण हो सकता है कि क्या ब्रिक्स सिर्फ दुनिया की बदलती आर्थिक ताकतों का मंच बना रहेगा या आने वाले समय में ग्लोबल गवर्नेंस की दिशा तय करने में भी बड़ी भूमिका निभाएगा। तो आज इतना ही। नमस्कार।
और खबर खेल से जुड़ी हुई। विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में ट्रीजा जॉली और गायत्री गोपीचंद ने कांस्य पदक जीत लिया है। भारतीय जोड़ी को आज खेले गए सेमीफाइनल में चीन की विश्व नंबर 1 लिu शेंगशु और टैन निंग की जोड़ी ने हार का सामना करना पड़ा। रोमांचक मुकाबले में चीन की जोड़ी ने 18-21, 21-13 और 21-8 से मैच अपने नाम किया। सेमीफाइनल में भारतीय जोड़ी ने दुनिया की नंबर 1 और मौजूदा विश्व चैंपियन शेंगशु और निंग की जोड़ी को कड़ी टक्कर दी। ट्रीसा और गायत्री ने पहला गेम 21-18 से जीतकर जोरदार शुरुआत की। हालांकि चीनी जोड़ी ने वापसी करते हुए दूसरा गेम 21-13 से अपने नाम किया। निर्णायक गेम में भी भारतीय खिलाड़ियों की पूरी ताकत झोंक दी, लेकिन अंत में उन्हें 8-21 से हार का सामना करना पड़ा। इस हार के बावजूद ट्रीसा गायत्री ने इतिहास रचते हुए महिला युगल में 15 साल का सूखा खत्म करते हुए कांस्य पदक जीत लिया है। 2011 के बाद विश्व चैंपियनशिप में महिला युगल वर्ग में भारत को इस प्रकार से पदक हासिल हुआ है। तो खेल की इस खबर के साथ न्यूज़ नाइट के आज के इस अंक में बस इतना ही। मुझे मेरी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।